Hello everyone, welcome to our live class for Standard 7. Here is our chapter number 6, Administrative System and Agriculture during the Medieval Age. Casimir's लोक दायरों, a group of folk singers. लोक दायरों का मीनिंग होता है फोक सिंगर्स यानी कि लोक संगीत, जो लोकल सॉन्ग होते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में जो गाने गाए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड फोक सॉन्ग. ओके, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज स्क्वायर एट द एंटायर विलेज एंड गैदर्ड देयर एट नाइट. रात को जब सारा गांव इकट्ठे बैठता है, ठीक है, रात को जब सारा गांव इकट्ठे बैठता है तो वहाँ पे लोक दायरों का प्रोग्राम किया जाता है और उसमें फोक सॉन्ग्स यानी कि लोक संगीत गाया जाता है. चौक जो यहाँ पे वर्ड आया है बेटा, वो जैसे कि चौपाल बैठती है ना गांव में, ग्राम पंचायत बैठती है, बड़े से पेड़ के नीचे सब लोग बैठते हैं, हाँ, गांव के सेंटर में, इट इज़ कॉल्ड चौक. यहाँ पे ये बताया गया है कि छोटे बच्चे ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले चुके हैं लोक दायरों को सुनने के लिए फ्रंट रो पर ही. पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति के जो गाने हैं वो लोक दायरों के अंदर गाने भी गाए जाएंगे. उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटर सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ मार्टरीज. शहीदों की याद में और शहीदों को जो गाने अर्पण किए जाते हैं, शहीदों की याद में जो गाने, उनके ऑनर में जो गाने गाए जाते हैं, उनके सम्मान में जो गाने गाए जाते हैं, उन्हें पालिया कहा जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर. यहाँ पे जो उत्सव है उसे पालिया जो सॉन्ग है वो देखने गया था और वहाँ पे वो सुनता है उस तरह के गाने. ठीक है. अगले दिन वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ये पालिया मीन्स क्या होता है. ओके, तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बेटा पालिया मीन्स शहीदों की याद में गाने जो गाए जाते हैं उन्हें पालिया कहा जाता है. इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्टिर्स हु हैव sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. लोगों के भले के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसे शहीदों के लिए ट्रिब्यूट दिया जाता है और ऐसे ही उन्हीं गानों को पालिया कहा जाता है. ओके, दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का ऐसा ही कल्चर है कि जिसने भी हमारे लिए दान दिया है, बलिदान दिया है, हम उसे कभी भी भूलते नहीं हैं. उसके गांव में इस तरह की जो फ़ोटो है, देखो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, हीरो स्टोन, वहाँ पे उस तरह उन लोगों ने एक स्टोन ऐसे बनाया गया है कि उसे हीरो स्टोन का नाम दिया है, वो उसकी पूजा भी करते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पैरा. उत्सव और उसका दोस्त ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रैंडफादर प्लीज़ हमें हमारे कंट्री के कल्चर के बारे में और नॉलेज दीजिए. ओके, उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि चलो. ओके, ही वेंट इन एंड कम बैक विथ सम पिक्चर्स. वो कुछ पिक्चर्स दिखाने के लिए लेकर आते हैं उत्सव को. फिर उत्सव पूछता है कैन यू सी टेम्पल्स इन दीज पिक्चर्स. इट सीम्स एज इफ दीज स्टोन्स हैव देयर ऑन स्टोरीज टू नरेट, इजंट इट. टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ राजपूत एज. यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो कुछ पिक्चर्स बच्चों को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या तुम्हें इन पिक्चर देख के लगता है ना कि ये कुछ हमसे कहना चाहती हैं तस्वीरें. चलो आज हम तुम्हें राजपूत एज के बारे में बताएंगे. तो उनके जो ग्रैंडफादर है वो बच्चों को राजपूत एज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं. राजपूत एज के बारे में हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं, तो उसके आगे का जो स्टोरीज़ हैं या आगे की जो इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा डीप में हम यहाँ पे राजपूत एज के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द राजपूत एज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग. India was divided into big and small state and the extent of each kingdom depend on the king's military. Okay, यहाँ पे जो राजपूत एरा में बेटा इंडिया was not ruled over by any king, मतलब किसी एक राजा का राज्य नहीं था. कोई एक राजा
पूरे देश पर शासन नहीं करता था। इंडिया छोटे छोटे बड़े और छोटे अलग अलग स्टेटों में बटी हुई थी और हर अलग अलग राजा उन पे राज किया करता था। यू हैव बीन वेरीफाइड अबाउट द राजपूत किंग्स एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर्स। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर्स में आप राजपूतों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके लिटरेचर यानी कि उन्होंने उनके बुक्स और आर्किटेक्चर और उनके एक्सटर्नल इन्वर्जन के बारे में, उन्होंने अपना राज्य कहाँ कहाँ तक बढ़ाया, इस बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पॉइंट 1 है आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आफ्टर द 7th century के बाद वेरियस राजपूत डिस्टनीज रूल्ड इन इंडिया। बहुत सी राजपूत डायनेस्टी ने भारत पर राज्य किया आफ्टर 7th century के बाद। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टीज केम टू पावर, देयर वॉज लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। किस तरह से ये पावर में आई, इतने राजपूत जो शासक थे वो पावर में आए और क्या डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, क्या डिफरेंट चेंजेस हुए। किंगशिप वॉज हार्डली, इट वॉज नॉट, बेटा वो कंपलसरी नहीं था ऐसा उस समय, हार्डली ही ऐसा देखा जाता था कि कोई और राजा बनाए, नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था उस समय कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। लेकिन उस समय पे ऐसा भी होता था कि भाई इवन पीपल एंड लोगों में ऐसा भी होता था कि कुछ मिनिस्टर्स हैं जो अच्छे मिनिस्टर हैं, सेलेक्टेड हैं, ठीक है, उनको राजा ने चुना है, या कुछ जो ब्रेव पर्सन हैं आर्मी के, उनको भी राजा बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर, कश्मीर में किंग यक्षकारा वाइल वॉज सिलेक्टिंग बाय द एंथ्रोन बाय द ब्राह्मण ग्रुप, वहाँ का जो ब्राह्मण ग्रुप था उन्होंने उनको चुन के राजा बनाया था। और गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। गुजरात में जो कुमारपाल थे वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सीयर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुमारपाल को चुना था क्योंकि कुमारपाल ऑलरेडी बहुत सक्सेस और बहुत ही समझदार उस समय मिनिस्टर थे। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंगडम effectively. Yet at time people become victim of poor, wrong administrative policies. उस समय भी victims जो थे गरीब और जो गलत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसके खिलाफ लोग लड़ा तो करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, विलेज में किस तरह से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, किस तरह से विलेज को कंट्रोल करते थे, वहाँ की व्यवस्था देखते थे, वो इस पैरा में आप समझेंगे। विलेज इंस्टीट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। उस समय भी बेटा जैसे आज आप देखते हो कि गांव में ग्राम पंचायत होती है और उसका जो मेन जो लीडर है वो सरपंच होता है, ये जो प्रथा है उसी समय से चली आ रही है, ठीक है, उन्हीं लोगों से ये प्रथा चली आ रही है काफ़ी समय पहले से ही। गांव का जो मुखिया होता है उसे ग्राम पंचायत का गांव का पूरा काम सौंपा जाता है। उस समय उसे मुखी या सरपंच कहा जाता था और वो गांव की प्रोटेक्शन यानी कि गांव की रक्षा करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता था और हर एक विलेजर्स को किसी भी प्रॉब्लम के लिए न्याय मिल रहा है या नहीं इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता था। हिज वॉज द फाइनल वर्ड, और उसका जो वो जो डिसीजन देता था वो फाइनल डिसीजन होता था, पूरे गांव को उसका डिसीजन मानना ही पड़ता था। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट, लेकिन बहुत सारे केसों में वो सब मिलके यानी कि जो सरपंच था वो और उसके जो मेंबर्स होते थे, वो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते थे वो मिलके दोषी को सजा दे सकते थे, ठीक है, देते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल,
यहाँ तक कि आज भी आप विलेज लेवल पर देखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। अभी तक हम सब ये देखते हैं अपने गांव में कि जो एल्डर्स हैं हमारे गांव के, वो या जो सरपंच है या जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, उन्हें हम रेस्पेक्ट देते हैं और वो लोगों को गाइड करने का भी काम करते हैं। एट द टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज मेन इनकम ऑफ द किंगडम। पूरे किंगडम यानी कि पूरे राज्य की, ठीक है, पूरे एम्पायर की जो मेन इनकम थी, इनकम कैसे होती थी? टैक्स से। लैंड रेवेन्यू यानी कि ज़मीन पर वो लोग टैक्स लिया करते थे। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। हर एक किंगडम यानी कि जैसे हमने अब पढ़ा कि भाई छोटे बड़े सभी बहुत सारे राज्य थे और सबके राजा भी अलग अलग थे, तो सबके जो रेवेन्यू था उसको वसूल करने के, यानी जो टैक्स था उसको वसूल करने के जो तरीके थे वो सबके अलग अलग थे। बट यूजुअली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। यूजुअली क्या लिया जाता था? जो 6th पार्ट यानी कि जितनी भी हमारी अनाज हुआ है हमारे खेतों में, जितना भी किसान ने अनाज उगाया है उसका 1/6 पार्ट यानी कि उसका 6th पार्ट वो लोग लैंड रेवेन्यू के रूप में ले लेते थे, जमा कर लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर ऑल्सो लेविड ऑन द पीपल। और इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो लोगों से लिए जाते थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था। मोreover टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स। ऑक्ट्रॉय नाका भी आप देखते हैं ना, हम बड़ी रोड्स वगैरह में जो जाते हैं, बाहर रिंग रोड वगैरह पे, वहाँ पे जो टोल टैक्स वो लोग यूज़ कर लेते हैं ना व्हीकल से, उस तरह के व्हीकल्स के उस समय भी पॉइंट्स थे और उस समय भी टैक्सेस लिए जाते थे, है ना, पैसा लोगों से वसूल किया जाता था। और एट पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जो होते थे, पोर्ट्स जो होते थे, वहाँ पर भी जो बाहर से सामान आता था उन पर भी आता था या जाता था, उन पर भी वो लोग टैक्स लिया करते थे। तो लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स। जो लैंडलॉर्ड होते थे यानी कि जो ज़मींदार होते थे गांव के, वो सारा पैसा इकट्ठा करते थे, सारा टैक्स इकट्ठा करते थे और किसको देते थे? जाके उस राज्य के राजा को जमा करा दिया करते थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेचर। ओके, लिटरेचर में उस समय में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन कौन से सब्जेक्ट पर बुक लिखी गई, वो हम इस चैप्टर में, इस पैरा में डिस्कस करेंगे। ओके, During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds. राजपूत एज में बहुत अलग अलग तरह का साहित्य लिखा गया, बुक्स लिखी गई, ठीक है। उसमें स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। उस समय क्या था कि जो उस समय के जो एजुकेशन वाले यानी कि जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था, वो स्कॉलर जो डिपार्टमेंट था, जो विद्वानों का डिपार्टमेंट था, जो कवियों का डिपार्टमेंट था, जो लेखकों का जो डिपार्टमेंट था, उसे राज्य की तरफ से बहुत अच्छा उसको उनको मतलब हेल्प मिलती थी, ठीक है। हर तरह से उनकी राजा उनकी हेल्प किया करते थे। मैनी लिटरेरी वर्क वर कंपोज्ड इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल और कन्नड़ा, तेलुगु एक्स्ट्रा। बहुत सारा जो लिटरेसी वर्क है यानी कि बहुत सारी बुक्स लिखने का जो काम उस समय किया गया, वो संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु जो लैंग्वेजेस हैं उनमें किया गया। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ, जो बहुत संस्कृत के बहुत महान कवि माने जाते हैं, वो कंपोज द एपिक शिशु पल्लव वध नामक उन्होंने एक बहुत जो फेमस एक कविता लिखी थी, एक पोएट पूरी बुक लिखी थी कविता की। दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को किस तरह से शिशुपाल का वध किया था, वो पूरी स्टोरी उसमें उन्होंने एज अ पोएम के रूप में, राइम्स के रूप में डिस्क्राइब करी है। सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष wrote the epic नैषाद चरित्रा
नैषाद चरित्र भी श्रीहर्ष नामक एक दूसरा पोएट था, उन्होंने भी इस तरह की पोएम, बहुत फेमस पोएम लिखी थी, विच इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, जो कि नल और दमयंती की स्टोरी है उसमें। इवन सॉन्ग्स बाय राधा और अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और जबकि उस यहाँ तक कि उस बुक में राधा और जो कृष्णा के जो सॉन्ग थे, ठीक है, वो भी लॉर्ड कृष्णा की प्रेज, यानी कि लॉर्ड कृष्णा के लिए जो गाने राधा और गोपीज ने गाए थे वो भी उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। The biography and achievement of the kings were also composed in a poetic manner। उस समय में क्या होता था बेटा, बायोग्राफी और किंग्स की बायोग्राफी और उनकी अचीवमेंट, यानी कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से बड़े बड़े काम किए हैं, वो सारे काम उनके एक बुक में लिखे जाते थे, वो भी कैसे, पोएटिक मैनर में, राइमिंग स्टाइल में, पोएटिक स्टाइल में पूरे बुक्स उनके लिए लिखी जाती थी। हेमचंद्राचार्य बहुत बड़े कवि थे उस समय। कुमारपाल चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ गुजरात, कुमारपाल। गुजरात के जो कुमारपाल जो किंग थे उनकी पूरे लाइफ स्टाइल उसमें लिखी गई है कुमारपाल चरित्र में, ओके। एंड द ग्रामर बुक सिद्धेम शब्दानुशासन, ये ग्रामर की हमारी हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि मूल्यवान जो चीज़ आप बोलते हैं ना अपने, तो ये वही है। अब संस्कृत की में लिखी गई है, ग्रामर की बुक है सिद्धेम शब्दानुशासन। एज द टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह, ठीक है, एंड हेमचंद्राचार्य। ये जो नाम है वो किसको इंडिकेट करता है, उस समय के जो राजा थे उनके शासनकाल में सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य आर एसोसिएटेड विद द बुक, इससे जुड़े हुए हैं वो, इस बुक से, इस बुक के टाइटल से वो लोग जुड़े हुए हैं। फिर दिस बुक वॉज कंसिडरेड so important that it was placed on an elephant during a procession in पाटन। जब इस बुक का लॉन्च किया गया इस बुक को, तो उस बुक को इतना इम्पोर्टेंट दिया गया कि उसे एलिफेंट की पीठ पर रखकर, उसे मतलब पूरी बुक को एलिफेंट की पीठ पर रखकर पूरे पाटन में घुमाया गया, ठीक है। यहाँ पे आप हेमचंद्राचार्य की जी की एक फ़ोटो भी, आप पिक्चर भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुक जो थी ग्रामर के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक थी। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय में सिर्फ पोएट्री और कहानी, स्टोरीज और ये सभी नहीं लिखी जाती थी, इवन प्लेज यानी कि ड्रामे, जो कहानियाँ के रूप में ड्रामे भी लिखे जाते थे, ठीक है। भावभूति रोट उत्तरम चरित्र, वाइल पंडित नारायणा कंपोज्ड हितोपदेश, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन द पंचतंत्र। आइदर योर स्कूल और अ नियर बाय लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक्स। पंचतंत्र की स्टोरीज लाइब्रेरीज में होती हैं बेटा, हमारे स्कूल में भी है, ठीक है। तो वहाँ पर भावभूति जो थे, राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो प्लेज लिखे थे, है ना, जिसके ऊपर ड्रामा करते हैं ना थिएटर में, वो, ओके। तो उस समय आप पूरे पैरा को देख के हमको ये पता चलता है कि किस तरह से हम राजपूत एज में बहुत अच्छे अच्छे पोएट्रीज लिखी गई, लिटरेचर लिखा गया, प्लेज लिखे गए, ठीक है। कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो जो ऑथर से, पोएट से उस समय छूटा हो। हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने राइम्स और पोएट्स लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोएट और ऑथर्स के नाम लिखे गए हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो भी दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमेशा लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज़ें हैं, इससे हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला दिया है विशाख दत्ता। विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस नाम की बुक लिखी थी, जो बहुत ही फेमस है,
कल्हण है, उसकी कल्हण की रास तरंगिणी बहुत फेमस बुक है। फिर विल्हन की विक्रमादेव चंद, फिर सोमदेवा, ठीक, फिर चंद्रबरदाई और मेरुत्रंगा, इन सब की बहुत सारी फेमस बुक्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, ठीक है। देन द आर्किटेक्चर, among the various construction during the Rajput age, temple constructed in noteworthy, बहुत सारे टेम्पल्स और एकदम लाजवाब टेम्पल राजपूत एज में बनाए गए। द राजपूत किंग्स वर फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्ट बिल्डिंग, वो मतलब फैन थे, वो बहुत शौकीन थे अलग अलग तरह के डिज़ाइन के बिल्डिंग्स बनाने के लिए। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस, लेक्स एक्सेट्रा। उस समय का जो भी आर्किटेक्चर है, जैसा कि आप पिक्चरों में भी देख रहे हैं ना, तंजावुर का टेम्पल आप देख रहे हैं, फिर खजुराहो का टेम्पल आप देख रहे हैं, इन टेम्पल को आप देखो तो कितनी एकदम बारीक इन पर काम किया गया है, और हर टेम्पल एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब वो लोग एकदम फैन थे वो लोग उस समय भी के जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, राजा महाराजाओं के जो महल हैं राजपूतों के, वो एकदम जोरदार होते हैं बेटा, देखने लायक होते हैं, ठीक है। अभी आप राजस्थान की तरफ कभी भी देखो तो वहाँ पे जो फोर्ट्स और पैलेसेस हैं, लेक्स हैं, वो अलग ही डिज़ाइन के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। एमंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश में आया हुआ है, एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ का जो पुरी टेम्पल है, आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अपने आर्किटेक्चर वर्क के लिए, अपनी बनावट के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का सन टेम्पल वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। सन टेम्पल जो कोणार्क में है वो भी उसी समय बनाया गया था। द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फाइनेस एंड वॉज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्राइवन बाय 7 हॉर्सेस। वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है कि 7 घोड़े जो हैं वो एक रथ को खींच रहे हैं। इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, 7 घोड़े एक रथ को खींच रहे हैं। एमंग द अदर सन टेम्पल ऑफ इंडिया, द मार्थलन टेम्पल ऑफ कश्मीर, मार्थन टेम्पल जो है कश्मीर में वो, और मोढेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात में जो है वो वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारे सन टेम्पल हैं पर ये सन टेम्पल उन सन टेम्पल में सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर मोढेरा का जो टेम्पल है, इज़ दैट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। उसके अंदर मोढेरा टेम्पल की जो विशेषता आपको बता रही हूँ मैं, कि उसकी विशेषता क्या है कि जो सन की सुबह की रेजेस हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है उस पर पड़ती हैं, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। द एलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियस, हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। द साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं बेटा, एलोरा केव्स जो है हमारी, वो 3 धर्मों को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, कौन से? हिंदू धर्म को, बुद्ध धर्म को और जैन धर्म को। वन एमंग दीज इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, वहाँ पे कैलाश का टेम्पल भी बहुत जोरदार बनाया गया है। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, आपने सुना ही होगा एलिफेंटा केव्स का नाम, घूमने भी बहुत सारे लोग गए होंगे, है ना। 3 फेस शिव जी की 3 मुंह वाली मूर्ति वहाँ पर बनाई गई है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल पूरे भारत में फेमस है, बहुत सुंदर टेम्पल है। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवेज कॉल्ड गोपुरम। ये साउथ इंडिया के टेम्पल्स में एक कॉमन चीज़ है सबके गोपुरम, और साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं बेटा वो अपने गोपुरम यानी कि जो एंट्रेंस गेट होता है उनका, उसके लिए ही वो वर्ल्ड फेमस है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मैनी फॉरेन एविडेंट्स केम टू लूट दैम। The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times.
यही कारण है कि गुजरात के जो भारत के जो टेम्पल्स थे राजपूतों ने के समय में जो कंस्ट्रक्टेड हुए थे सारे के सारे, वो बहुत ही सुंदर थे। उनकी सुंदरता का बखान पूरे विश्व में था। और इसीलिए जो सोमनाथ का जो टेम्पल है हमारे गुजरात में, उस पर बहुत बार अटैक हुए, बहुत बार बाहर के शासकों ने उन पर अटैक किया, ठीक है, क्योंकि वो इतने सुंदर थे और उनमें बहुत सारा सोना था। इन्हीं सब कारणों से उन पर बहुत बार अटैक हुआ। यहाँ पे हम अपने इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश करते हैं। ओके, आगे की जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन यू रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, बाय बाय। प्लीज़ like and subscribe our channel. We need your support. Thank you.